वेलकम ऑल टू आवर चैनल फार्मा अचीवर्स। आज के सेशन में हम लोग बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर जीपैट वो हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस विल बी द कंटिन्यूएशन विथ पार्ट 1 जो कि हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज के सेशन का आप लोगों के लिए, दैट इज योर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ये हम सभी जानते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉन सबस्ट्रेट फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस? इनमें से कौन सा है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या है, सबस्ट्रेट आपका नहीं है? ये आपको पूछा गया, दिस हैज बीन आस्क्ड। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस है लैक्टेट, एलानिन, ग्लिसरॉल एंड एसिटाइल कोए। ये है आपका कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक 1 में। विल सी द राइट आंसर फॉर दिस। द राइट आंसर फॉर दिस इज योर एसिटाइल कोए। ओके, मतलब यहाँ पे आपको जो बोला गया है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोडक्शन में जो ग्लूकोज बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, तो इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट नहीं यूज होता और सबस्ट्रेट नहीं है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। तो लैक्टेट जो है, लैक्टेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में आपका ग्लूकोज बनता है। एलानिन ये अमीनो एसिड है। ग्लिसरॉल इससे भी बनता है, बट एसिटाइल कोए से आपका क्या होता है, ग्लूकोज नहीं बनता वेया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, we'll move to the next question. Now this is the discussion part. तो पहले हम थोड़े को देख लेते हैं। See, this is the pathway of gluconeogenesis. ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस की पाथवे। जनरली दिस इज द रिवर्स ऑफ योर रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे देखिए, लैक्टेट, लैक्टेट से पाइरुवेट बनता है। ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड से पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो ऑक्सलो एसीटेट बनाता है। अब ये ऑक्सलो एसीटेट आता यहाँ से अमीनो एसिड से भी बन सकता है, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियोनेट से भी बन सकता है। और फिर इस ऑक्सलो एसीटेट से आपका फॉस्फोएनोल पाइरुवेट, देन फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, देन आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन वी गॉट ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है जहां से ग्लिसरॉल एंटर करता है। ग्लिसरॉल से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, ये बन सकता है। ट्रायस फॉस्फेट से ये बन सकता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देगा, ग्लूकोज देगा। सो दिस known as the gluconeogenesis process and these are the sources जहां से आपका प्रिकर्सर है। ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, प्रोपियोनेट, अमीनो एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इनमें से आपका ये बनेगा। we'll move to the next question. Okay, so next question, question number 17 for you is Krebs disease occurs due to defect in Krebs disease कौन से एंजाइम के डेफिशिएंसी में या डिफेक्ट की वजह से देखा जाता है? ऑप्शंस आर बीटा ग्लूकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, स्फिंगोमाइलिन मेटाबॉलिज्म, हेक्सामिनिडेज ए। These are your options. So Krebs disease occurs due to defect in which of the following defect in which of the following enzymes? Options में है बीटा ग्लूकोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, स्फिंगोमाइलिन एंड देन हेक्सामिनिडेज। तो यहाँ पे आपका जो है, जो क्रेव्स डिजीज है, ये आपका देखा जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दैट इज योर ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। सो क्रेव्स डिजीज देखा जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी इन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, सो विल सी दिस, सी द एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और भी जो है आपका ब्रेन से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पे कुछ और डिजीज है, जैसे कि आप देखेंगे कि जो गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड है, सेरेब्रोसाइड, ओके, वो क्या क्या होता है, उससे आपका सेरामाइड बनता है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अगर आपका बीटा गैलेक्टोसाइड में डिफेक्ट देखी जाएगी तो उसको बोलेंगे क्रेव्स डिजीज। ये सेरामाइड नहीं बन पाएगा। ठीक है,
सिमिलरली ग्लूकोसेरेब्रोसाइड जो है, इससे आपका क्या होता है, सेरामाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लूकोसाइडेज, और इसकी डिफेक्ट देखी जाएगी तो उसको बोलेंगे गॉचेस डिजीज। थर्ड वन इज योर स्फिंगोमाइलिन, से आपका क्या होता है, सेरामाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज। ओके, इसके प्रेजेंस में अगर स्फिंगोमाइलिनेज में डेफिशिएंसी या डिफेक्ट देखी जाएगी तो हमें नीमेन-पिक डिजीज देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज सेरामाइड, से आपका स्फिंगोसिन बनता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सेरामाइडेज। अगर सेरामाइडेज में डिफेक्ट देखी जाएगी तो उस डिजीज को हम बोलेंगे फावर्स डिजीज, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइड में अगर डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा तो उसको बोलेंगे क्रेब्स डिजीज। आपका बीटा ग्लूकोसाइडेज में देखने को मिलेगा डिफेक्ट तो गॉचेस डिजीज, स्फिंगोमाइलिनेज में देखने को मिलेगा तो बोलेंगे नीमेन्स पिक डिजीज, एंड सेरामाइडेज में देखने को मिलेगा डिफेक्ट तो बोलेंगे फार्बर्स डिजीज। So we'll move to the next question. Now this question is related to enzyme. Okay, यहाँ पे पूछा गया है a hollow enzyme is it a functional unit, is it a apoenzyme, is it a coenzyme or all of the above? यहाँ hollow enzyme के बारे में पूछा गया है। So hollow enzyme क्या है? Is it a functional unit और apoenzyme और coenzyme और all of the above? So यहाँ पे आपका right answer है all of the above. Hollow enzyme is this is made up of apoenzyme and coenzyme or cofactor. So these all points, and it is also the functional unit, functional part of enzyme, ठीक है। So the right answer is all of the above. So यहाँ पे अगर हम देखें hollow enzyme, these are the active forms of enzyme, जो कि बोला गया था active part. So enzymes that require a cofactor, hollow enzyme को आपका क्या चाहिए रहेगा, cofactor चाहिए रहता है, ये cofactor चाहिए रहता है जो कि पहले से बाउंड नहीं रहता, वो बाउंड होता है एपोएंजाइम के साथ। तो दिस इज द एपोएंजाइम पार्ट एंड दिस इज द कोफैक्टर, दोनों मिला के आपको क्या देगा, हॉलो एंजाइम देगा। तो एपोएंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये दोनों मिलके आपको क्या देगा, आपको देगा हॉलो एंजाइम, जो कि आपका क्या है, ओवरऑल प्रोटीन जो है, ठीक है। तो हॉलो एंजाइम्स रिप्रेजेंट द एपोएंजाइम बाउंड टू इट्स कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। We'll move to the next question for this. So question number 19, the question for you is the kinetic effect of purely competitive inhibitor of an enzyme. ये क्या होता है, kinetic effect क्या है, purely competitive inhibitor अगर रहेगा तो उस टाइम पे एंजाइम का competitive inhibitor रहेगा एंजाइम में, तो क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शंस आर इंक्रीज ऑफ Km, Michaelis-Menten constant, without affecting Vmax, decrease in Km without affecting Vmax, increase in Vmax without affecting Km, और decrease in Vmax without affecting Km. So यहाँ पे आपको बोला गया है competitive inhibition, तो मतलब सबस्ट्रेट के साथ साथ एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल रहेगा जो एक्टिव साइट में बाइंड करने के लिए क्या करेगा, कंपीट करेगा। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज योर इंक्रीज इन Km विदाउट अफेक्टिंग Vmax। यहाँ पे आपका Vmax इफेक्ट नहीं होता, Km क्या होता है, बढ़ जाता है। Km क्या है ना, Km कितने इफेक्टिवली आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है वो डिफाइन करता है Km, दैट इज द कंसेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जहां पे आपको हाफ Vmax देखने को मिलता है। तो अगर इनहिबिटर मॉलिक्यूल आपका एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट क्या होता है, एफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि एक्टिव साइट में वो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहा है। तो उस केस में हमारा जो Km है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बट Vmax विल बी अनअफेक्टेड। सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल विदाउट इनहिबिटर, ये जो है ब्लू जो ग्राफ है, यहाँ पे देखेंगे दिस इज द Km एंड दिस इज द हाफ Vmax, बट इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर देखेंगे कि हाफ Vmax जो है वो फिक्स है, बट न्यू Km क्या हुआ, Km आपका बढ़ गया। ओके, Km आपका बढ़ गया। So in competitive inhibition, see, the inhibitor which is closely resembles with the real substrate is regarded as a substrate analog. Analog है, substrate जैसा दिखता है। The inhibitor competes with the substrate and binds at the active site, जैसा कि मैंने बताया, of the enzyme, but does not undergo any catalysis. कोई catalysis से inhibitor नहीं करता, बस वो bind करता है और active site को block करता है।
सो इसी वजह से इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द Km वैल्यू इज इंक्रीज्ड बट Vmax is remain unchanged. We'll move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड है, काइनेटिक से. द इन इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिशन क्या होता है? Vmax is increased, Km is increased, Km is decreased और concentration of active enzyme is reduced. क्या पूछा गया है कि इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है? Vmax बढ़ जाता है, Km बढ़ता है, Km डिक्रीज होता है और concentration of active enzyme is reduced. So यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज योर concentration of active enzyme is reduced. ये है आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी. कैसे? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एक्टिव एंजाइम का कंसेंट्रेशन क्या होता है आपका? घट जाता है, बट Vmax नहीं बढ़ता, Vmax यहाँ पे कम होता है. Km तो फिक्स रहता है, Km में कोई चेंज नहीं आता. सी यहाँ पे आप देखेंगे जो इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ये है आपका हाफ Vmax, ये है आपका Km. बट इनहिबिटर के प्रेजेंस में आप देखेंगे Km क्या है? फिक्स है. बट योर हाफ Vmax इज डिक्रीज. हाफ Vmax यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज कर गया. ऑप्शन में इंक्रीज था और Km तो फिक्स है, तो पहला 3 ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाफ Vmax घट रहा है. ऑप्शन में हमें दिया गया था हाफ Vmax इंक्रीज, तो ये भी गलत है. Km इंक्रीज, Km तो फिक्स रहता है, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एक्टिव एंजाइम जो है वो कंसेंट्रेशन उसका घट जाता है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में. सी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में द इनहिबिटर बाइंड एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट, दूसरे साइड में बाइंड करता है एंजाइम का. दिस बाइंडिंग इंपेयर्स एंजाइम फंक्शन, तो एंजाइम को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, एंजाइम फंक्शन होने नहीं देता. तो एक्टिव यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन था, तो दैट विल बी राइट कि आपका जो एक्टिव एंजाइम है वो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. मतलब जितना एक्टिव एंजाइम का मतलब होता है सबस्ट्रेट कितना एंजाइम के साथ बाइंड करेगा. तो अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड करके दूसरे साइट में बाइंड करके एंजाइम को इनएक्टिव कर दे रहा है, एंजाइम फंक्शन को इनएक्टिव कर दे रहा है, तो हमारा एक्टिव एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा. द इनहिबिटर हैज नो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस, यहाँ पे ये डिफरेंस है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के जैसा नहीं दिखता. ठीक है, तो यहाँ पे Km अनचेंज रहता है, Vmax क्या होता है? घट जाता है. We'll move to the next question. The question number 21 is match the following. Okay, enzymes or proteins with respective function in the DNA replication. आपका हेलिकेज, डीएनए प्राइमेजेस, डीएनए लाइगेज एंड टोपोआइसोमरेज, ये 4 ऑप्शन है. 1 2 3 4 एंड राइट साइड में PQRS आपका अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, फंक्शन जो है सील द सिंगल स्ट्रैंड, रिलीव द टॉर्शनल स्ट्रेन, इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स. ओके, तो दीज आर योर फंक्शन एंड ये है आपका एंजाइम्स और प्रोटीन्स. ओके, so this you have to select. ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन रिलेटेड है. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी मतलब आपका ये हुआ कि आपका जो जो आपका हेलिकेज है ये क्या करता है? हेलिकेज आपका अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ये करता है. डीएनए प्राइमेज जो है वो क्या करता है? प्राइमेजेस क्या है? इनिशिएट्स द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स. ठीक है, डीएनए प्राइमेज ये काम करता है. देन आपका क्या है ना, डीएनए लाइगेज, लाइगेज का काम क्या है ना? सील द सिंगल स्ट्रैंड. ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड को सील करता है, ठीक है, जोड़ता है. एंड द लास्ट वन इज योर टोपोआइसोमरेज. टोपोआइसोमरेज क्या करता है आपका? दिस लीड्स टू टॉर्शनल स्ट्रेन को ये रिलीव करता है. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. हेलिकेज आपका अनवाइंडिंग करेगा, डीएनए प्राइमेज आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करेगा, लाइगेज करेगा सिंगल स्ट्रैंड को सील करेगा, टोपोआइसोमरेज आपका क्या करेगा? टॉर्शनल स्ट्रेन को रिलीव करेगा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन डीएनए रेप्लिकेशन द न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड इज जॉइंट टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बाय एन एंजाइम.
तो उस एंजाइम का नाम क्या है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोला गया है? न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड जो कि आपका ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड के साथ क्या करेगा? बाइंड करेगा, अटैच करेगा। तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज योर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम जो कि नया न्यूक्लियोटाइड को डीएनए स्ट्रैंड में ज्वाइन कराता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज द, इस इमेज में आप यहाँ देखेंगे, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और ये क्या कर रहा है? ये आपका फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, योर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स, तो इनको क्या करा रहा है? अटैच करा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये आपका जोड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ रहा है। तो फ्री न्यूक्लियोटाइड को कौन जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज। और ये प्रोसेस है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का। Moving to the next question. The next question for you is, which of the following statement is true? Ribose is present as sugar component in DNA. Deoxyribose is present in sugar component in RNA. The bases in nucleotides are attached to a pentose sugar by glycosidic linkage. The sugar molecule of the nucleotide is in L configuration. तो इनमें से आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? Ribose is present in sugar, present as sugar, so present in नहीं, present as sugar component in DNA. DNA में क्या राइबोस रहता है? नहीं, DNA में डीऑक्सी राइबोस रहता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट एज सुगर इन RNA, नहीं, RNA में राइबोस रहता है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। सुगर मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज इन एल कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, न्यूक्लियोटाइड में एल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहता। ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो द राइट स्टेटमेंट इज bases in nucleotides are attached to a pentose sugar by glycosidic linkage. Glycosidic linkage के थ्रू ही आपका क्या होता है? जो बेसिस है वो आपका जुड़ा रहता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आपका जो 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 न्यूक्लियोटाइड्स है वो पेंटोज सुगर के साथ जुड़ा रहता है। न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े रहते हैं पेंटोज सुगर के साथ बाई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है? नाइट्रोजन बेस है। ये आपका नाइट्रोजन बेस है और ये आपका सुगर मॉइटी है। दिस इज योर सुगर मॉइटी और ये फॉस्फेट है। ये ओवरऑल क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये तीनों रहेगा तो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, और बस ये दो रहेगा तो बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो नाइट्रोजन बेस एंड सुगर, यहाँ पे जो लिंकेज है ये है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस शुगर में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा OH एंड H, और इस बेस में यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपका यहाँ पे आपका NH है। ठीक है, NH है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? आपका H2O लेके बना के निकल जाएगा। यहाँ से क्या रिलीज होगा? H2O रिलीज होगा। तो फिर आपका ये बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड है ये बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो नाइट्रोजन बेस सुगर मॉइटी के साथ न्यूक्लियोटाइड में कैसे जुड़ा रहता है? विया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जब नाइट्रोजन बेस सुगर फॉस्फेट तीनों रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, और जब सुगर और बस नाइट्रोजन बेस रहेगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, सो ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ, हमने सुगर के साथ न्यूक्लियोटाइड का बॉन्ड देखा जहाँ पे आपका क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा रहता है? आइदर थ्रू आयनिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है ना? दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच हमें देखने को मिलता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। देख लेते हैं, चलिए कैसे होता है। तो यहाँ पे जो ये इमेज है इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है किसके साथ? ना सुगर के साथ जुड़ा है। और ये आपका N2 बेस है, ये आपका बेस है, नाइट्रोजन बेस है। ये आपका फॉस्फेट है और ये आपका सुगर है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो एक जो न्यूक्लियोटाइड का 3 पोजीशन का जो OH, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की 5 पोजीशन में जो फॉस्फेट जुड़ा रहता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है, उसके OH के साथ क्या करेगा? ये आपका कनेक्टिविटी बनाएगा।
ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये था आपका PO3 OH था, ये आपका यहाँ से कनेक्टिविटी हो गया इस 3 पोजीशन के साथ इसके 5 पोजीशन। तो ये जो बना, ये जो बॉन्ड बना, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, या फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ओवरऑल ये पूरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड, ये जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस कैसे जुड़ा रहता है? थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ओके, so we'll move to the next question. Next question for you, question number 25, that which of the following enzyme is also known as DNA gyrase? इनमें से कौन सा एंजाइम जो आपका डीएनए गाइरेज के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2, हेलिकेज और पॉलीमरेज। तो टोपोआइसोमरेज फैमिली का आपका जो बोला गया है, टोपोआइसोमरेज 1, टोपोआइसोमरेज 2 रहता है, और ऑप्शन में है हेलिकेज, पॉलीमरेज। तो डीएनए गाइरेज ऑल्सो नोन एज टोपोआइसोमरेज 2, इट इज ए टोपोआइसोमरेज फैमिली का ये आपका ये है एंजाइम है, ठीक है। सो इट इज नोन एज टोपोआइसोमरेज 2, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो डीएनए गाइरेज को हम टोपोआइसोमरेज 2 भी बोलते हैं। सी, डीएनए गाइरेज और सिंपली गाइरेज is an enzyme within the class of topoisomerase। इस क्लास में आता है डीएनए गाइरेज, और सब क्लास क्या है इसका ना? टोपोआइसोमरेज 2, टाइप 2 है ये। ओके, तो ये क्या करता है? दैट रिड्यूसेस द टोपोलॉजिकल स्ट्रेन इन एन एटीपी डिपेंडेंट मैनर while double stranded DNA is being anoded by elongation of RNA polymerase। तो वो एटीपी डिपेंडेंट मैनर में टोपोलॉजिकल स्ट्रेन को कम करता है, जबकि डीएनए अनविंडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द क्वेश्चन इज, according to the Chargaff rule in a DNA molecule, amount of adenine and thymine is equal to amount of guanine and cytosine। Amount of adenine and guanine is equal to the amount of thymine and cytosine। Amount of adenine and uracil is equal to the guanine and cytosine। Okay, amount of adenine guanine equal to the amount of uracil and cytosine। तो चार्गफ रूल ने क्या बताया है? द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस इज एडेनिन एंड थाइमिन, आपका अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन रेस्पेक्टिवली। ओके, so the right answer for this is option A, amount of adenine and thymine is equal to the amount of guanine and cytosine। so यहाँ पे देखेंगे आपका, सो नंबर ऑफ प्यूरिन्स, एडेनिन, अमाउंट ऑफ एडेनिन जितना है उतना थाइमिन है, गुआनिन जितना है उतना साइटोसिन है। तो ए जी आपका क्या है? प्यूरिन है, और टी सी जो है थाइमिन साइटोसिन ये पिरिमिडिन है। तो जितना प्यूरिन है उतना आपका पिरिमिडिन है। हम जानते हैं कि ए डबल बॉन्ड ये क्या करता है? टी के साथ बॉन्ड बनाता है, ए टी डबल बॉन्ड, और जी जो है गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो जितना ए उतना टी, जितना जी उतना सी, और ओवरऑल ए जी मिला के जितना होता है टी सी मिला के ही उतना होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट the arrangement of nucleotide in DNA can be seen by which method? NMR, X-ray crystallography, light microscope और electron microscope। क्या पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड्स में जो अरेंजमेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स की डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट है उसको हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्हिच इंस्ट्रूमेंट और मेथड? तो हम इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू मैक्रोमोलिक्यूल को हम उसका अरेंजमेंट देख सकते हैं। तो राइट आंसर इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोटाइड का अगर अरेंजमेंट देखना है इन डीएनए तो हम देख सकते हैं थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, द एंजाइम दैट इज यूज्ड टू जॉइन बिट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के पार्ट को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज और एंडोन्यूक्लियस। ये क्वेश्चन का पार्ट हमने पहले डिस्कस कर चुका है। तो डीएनए को ज्वाइन करने के लिए पार्ट जो एंजाइम यूज होता है
that is nothing but the DNA ligase. Okay, so enzyme that is used to join bits of DNA is known as the DNA ligase. Okay, next question for you. Which of the following is a non-essential amino acid? इनमें से आपका कौन सा जो है, इनमें से आपका क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है? इनमें से कौन सा आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? ऑप्शन है लाइसिन, थ्रेओनिन, सेरीन और हिस्टिडीन. ओके, सो द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इनमें से जो है दैट इज राइट आंसर इज योर सेरीन. ठीक है, सो इनमें से आपका क्या है, सेरीन जो है ये है आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ऑप्शन में था लाइसिन, थ्रेओनिन, हिस्टिडीन. सेरीन इज योर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ओके, अच्छा, दिस वाज द explanation of the previous question I guess. So यहाँ पे दिखाया गया था लाइगेशन, डीएनए लाइगेज जो है आपका जोड़ता है कैसे. ये डीएनए स्ट्रैंड देखिए, ये 3 प्राइम ओएच है और ये आपका फॉस्फेट पार्ट और 5 प्राइम में और डीएनए स्ट्रैंड, ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं. 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू न्यू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है 3 प्राइम 5 प्राइम के बीच, और ये जुड़ के 2 डीएनए स्ट्रैंड, ये वाला और ये वाला, दोनों को क्या करता है, लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जोड़ देता है. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके इसके पहले. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब इज. तो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमनली यूज प्रोब है, ऑप्शंस में है एंटीबॉडी, एंटीजन, इंटरफेरॉन और लेक्टिन. तो आप याद रखेंगे कि डीएनए का प्रोटीन के जो डिटेक्शन है उसमें सबसे कॉमनली यूज प्रोब है आपका एंटीबॉडी. कॉमनली यूज प्रोब क्या है, एंटीबॉडी. एंटीबॉडी इज द राइट आंसर. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग अमाइनो एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ठीक है, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता? ऑप्शंस में है एलानिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन और सेरीन. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, ये आप लोग को याद रखना है. तो ऑप्शन में था एलानिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन एंड सेरीन. राइट आंसर फॉर दिस इज जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता वो है सिंपल जो आपका अमाइनो एसिड दैट इज योर ग्लाइसिन. ठीक है, ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता. अब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे. सी ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर अब यहाँ पे देखेंगे. ये वाला कार्बन अगर हम ले लें, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन. तो ये बॉन्ड एमीन है, ये C OH है. तो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कायरल नहीं है. ठीक है, बाकी अगर देखेंगे एलानिन में, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा आपका हाइड्रोजन. सिमिलरली आपका यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन. इसमें भी आपका अगर देखेंगे सी कार्बन यहाँ ना एमीन, ये C OH, ये तीसरा R ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोजन. तो एलानिन, सेरीन, ल्यूसीन सारे में क्या है आपका कायरल कार्बन है. तो ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल आपका जो है आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म दिखाएगा. बट ग्लाइसिन के केस में यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिविटी आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा. ओके, moving to the next question. Protein can be identified by which method? Southern blotting, western blotting, northern blotting और ईस्टर्न ब्लॉटिंग. प्रोटीन को हम इस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, आपको यहाँ पूछा गया है. तो राइट आंसर फॉर दिस इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग. प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं. वी परफॉर्म वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. सो राइट ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है प्रोटीन आइडेंटिफाई करने के लिए. यहाँ पे हम देख लेते हैं. सी वेस्टर्न ब्लॉट और प्रोटीन इम्यूनो ब्लॉट बोलते हैं या वेस्टर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, इज ए वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन्स. ठीक है, इन ए सैंपल. तो वो हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग. साउदर्न ब्लॉटिंग क्या है, साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड है डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस. डीएनए सीक्वेंस को, डीएनए सैंपल में सीक्वेंस को क्वांटिफिकेशन डिटेक्शन के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है ना, ये आरएनए ब्लॉट है.
दिस इज अ टेक्निक यूज्ड इन ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च टू स्टडी द जीन एक्सप्रेशन बाय डिटेक्शन ऑफ आरएनए। ठीक है, तो आरएनए डिटेक्शन के लिए आपका नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है। एंड द लास्ट वन इज ईस्टर्न ब्लॉटिंग और ईस्टर्न ब्लॉट। दिस इज अ बायोकेमिकल टेक्निक जो कि किया जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एनालाइज करने के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग द एडिशन ऑफ लिपिड्स, फॉस्फेट एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए आपका ईस्टर्न ब्लॉट किया जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन देखने के लिए ईस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए डिटेक्शन, साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए डिटेक्शन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन डिटेक्शन। ओके, we'll move to the next question. Question number 33. Okay, so during digestion of protein following bonds are broken except, इसको छोड़ के बाकी बॉन्ड सब क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। किसका ना, प्रोटीन का। जो अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये आपका ऑप्शन है। तो जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड जुड़ने के लिए CONH जो है आपका बॉन्ड रहता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, राइट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे आपको पूछा गया है साकागुची रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर द डिटेक्शन ऑफ व्हिच अमाइनो एसिड। ऑप्शंस आर प्रोलीन, टाइरोसिन, अर्जिनिन और सिस्टीन। ओके, साकागुची जो टेस्ट है वो किसके लिए डिटेक्शन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे द राइट आंसर इज नथिंग बट अर्जिनिन। अर्जिनिन जो है आपका, उसमें ग्वानिडीन ग्रुप रहता है, तो इसकी डिटेक्शन के लिए आपका साकागुची रिएक्शन की जाती है। ठीक है, आर्जिनिन के डिटेक्शन यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज द साकागुची रिएक्शन। जो आर्जिनिन है, जैसे मैंने बताया, वन इरिनोमोइटी है, नेप्थल के साथ, टू मॉलिक्यूल नेप्थल के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड NaOBr। ये रेड कलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये रेड कलर प्रोडक्ट बनाता है, उसी से डिटेक्ट होता है कि आपका सैंपल में आर्जिनिन है कि नहीं है। साकागुची पॉजिटिव टेस्ट देखा, प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन और एन गुआनिडीनियम कंपाउंड, जो ये दिखा रहा था गुआनिडीनियम कंपाउंड अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, रेड कलर कॉम्प्लेक्स देगा। तो दैट मीन्स उसमें आपका सैंपल में क्या रहेगा, आर्जिनिन है। अगर रेड कलर प्रोडक्ट दिया, नहीं दिया तो नहीं है। तो साकागुची टेस्ट इज फॉर आर्जिनिन आपका किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ नेप्थॉल, NaOBr एंड NaOH। ये देगा रेड कलर प्रोडक्ट। Last question for today's session. Okay, name the byproduct of urea cycle. यूरिया साइकिल का बाई प्रोडक्ट क्या है? एस्पार्टेट, फ्यूमरेट, एमोनिया और पाइरूवेट। क्या पूछा गया है? बाई प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल क्या है? एस्पार्टेट, फ्यूमरेट, एमोनिया और पाइरूवेट। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज आपका जो है यूरिया साइकिल का बाई प्रोडक्ट है दैट इज योर फ्यूमरेट। बाई प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल इज योर फ्यूमरेट। फ्यूमरेट आपका क्या है? बाई प्रोडक्ट है। हम इसको देख लेंगे, यूरिया साइकिल को हम एक बार देख लेंगे। फ्यूमरेट इज द राइट आंसर, दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ यूरिया साइकिल। सी, दिस इज द यूरिया साइकिल। यहाँ पे आप देखेंगे एल एस्पार्टेट एंटर करता है। ठीक है, सिट्रुलिन से ये बनाता है आर्जिनोसक्सिनेट, और यहाँ पे देखिए आर्जिनोसक्सिनेट से एल आर्जिनिन बनता है, और यहाँ पे एक फ्यूमरेट निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो दिस इज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एल आर्जिनिन से क्या होता है आपका, इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनिन एंजाइम ये बनाता है एल ऑर्निथिन, और यहाँ पे यूरिया निकलता है। यूरिया साइकिल है, यूरिया निकलेगा, और एल ऑर्निथिन फिर क्या करेगा, ऑर्निथिन कार्बामोइल ट्रांसफरेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ मिलके फिर से सिट्रुलिन बनाएगा। तो साइकिल ये आपका चलता रहेगा। और ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट आता है फ्रॉम एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज ये बनाता है कार्बामोइल फॉस्फेट, और वो एल ऑर्निथिन के साथ मिलके आपका बनाएगा सिट्रुलिन। ओके, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट है एल फ्यूमरेट। ऑप्शन में था आपका एस्पार्टेट था, एस्पार्टेट था, नहीं है वो। एमोनिया तो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, पाइरूवेट की यहाँ बात नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज फ्यूमरेट, जो कि बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, सो that's it for today's session. Thank you so much. Thank you all for watching. Okay, so I will end my session here. Please subscribe our channel Pharma Achievers and जुड़े रहिए हमारे साथ for related videos for the preparation of GPAT and other competitive exams in pharmacy.